नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम थर्ड ग्रेड मेंस के बारे में हम बातें करने वाले हैं कि इस बार आपको क्या क्या बदलाव है वो देखने को मिल सकते हैं। आप सभी ने एग्ज़ाम डेट है वो देख ली होगी। मैंने भी वीडियो डाल के आपको बताया था कि 17 जनवरी से आपकी परीक्षाएँ हैं वो शुरू होंगी और ये परीक्षाएँ हैं वो 21 जनवरी तक चलने वाली है। तो ये बात आप सभी ने देख ली होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर जो थर्ड ग्रेड का जो पैटर्न क्या रहेगा और इस बार क्या बदलाव देखने को आपको मिल सकता है या आप तैयारी किस प्रकार से आप करोगे, ये इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे और आपको महत्वपूर्ण अपडेट हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। देखो, L1 और L2 दो तरीके की कैटेगरी होती है। अगर आप मेंस की आप बात करते हो या रीट परी की बात करते हो, आप सभी ने देखा होगा। L1 की आप बात करते हो तो L1 का एक सेम पैटर्न होता है कि एक ही पारी में पेपर करवाया जाता रहा है हमेशा से बोर्ड के द्वारा। और लेवल 2 की अगर आप बात करते हो तो इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे SST हो जाता है, साइंस मैथ हो जाता है। इस प्रकार से आपका क्या रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हिंदी हो जाता है, इसके अलावा इंग्लिश भी हो जाता है, उर्दू भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। अब बात देखो ये आती है कि 17 जनवरी से जब पेपर शुरू हो रहे हैं, 17 से 21 के बीच में होने, तो ये दिन आते हैं हमारे पास में। आप बात करते हो 5 दिन आते हैं। तो अगर आप 5 दिन की बात करते हो, इससे पूर्व में आप सभी में से बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा थर्ड ग्रेड का कि 5 दिन कभी भी पेपर नहीं चले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन हो जाता है कि एक दिन L1 की लग गई शाम को, फिर L2 की कुछ बच्चों का पेपर होता है, अगले वाले दिन फिर L2 का हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से पैटर्न रहता है हमेशा से। लेकिन इस बार आप अगर देखोगे गौर से तो 5 दिन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो 5 दिन अगर पेपर चलेगा तो इस बार बोर्ड है वो क्या बदलाव करने वाला है, क्योंकि बोर्ड के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है ना इस बार, वो ये है कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकार की खबर ना आए पेपर लीक को लेकर के। तो बोर्ड है वो मेरे ख्याल से कम सेंटर पे पेपर करवाएगा, या हो सकता है कि संभाग स्तर पे पेपर करवा ले, जिससे क्या करे वो प्रत्येक दिन अलग अलग शिफ्ट में पेपर करवा के और कम बच्चों का पेपर है वो करवाए और अलग अलग दिन दे करके और उन पे पूरा कंप्लीट है वो बच्चों का पेपर ले ले। इस बारे में बोर्ड है वो सोच रहा है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन होना है। और जब अगर इन दोनों की पारियां अलग अलग होती है कि L1 में बच्चों की अलग अलग शिफ्ट होती है, तो फिर बात वहीं आके अटक जाती है कि फिर वो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया लागू हो जाती है। और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो आप सभी जानते हो, आप सब के सब परिचित हो कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको नुकसान हो जाता है और जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है उसको नंबर मिल जाते हैं तो उससे आगे निकल जाता है। इस प्रकार से किसी को नुकसान हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि भी आपको फ़ायदा हो सकता है या किसी दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, दूसरे को फ़ायदा हो सकता है। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन में होता रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर 5 दिन एग्ज़ाम के दे रहा है बोर्ड, तो निश्चित रूप से आपको इस बार है वो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है ना, वो इस बार आपको थर्ड ग्रेड में देखने को मिल सकती है। ऑफलाइन मोड में होना है और अलग अलग पारियों में पेपर आपको इस बार बोर्ड है वो करवाने के मूड में है और फिर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो लागू होगी, जो कि सरासर एक तरीके का आप मान सकते हो एक थोपने वाली बात हो जाती है, क्योंकि पेपर कभी भी बोर्ड से बनाए नहीं जाते एक तरीके के। और दूसरी बात फिर वही बात यहाँ पे अटक जाती है कि फिर एवरेज स्कोर पे जा कर के आपका जो मार्क अटक जाता है, जिसमें आपने देखा होगा CET में 17-17 नंबर मिल रहे हैं और कट रहे हैं। आपने CET ग्रेजुएशन में देखा, इसमें 12th में भी आपने यही देखा है, इससे पहले 2022 में पटवारी भर्ती में आपने देखा होगा। तो तमाम भर्तियों में इस प्रकार से होता रहा है। तो कहीं ना कहीं लेवल 1 और लेवल 2 जो थर्ड ग्रेड आपकी भर्ती है, इसको भी कहीं ना कहीं बोर्ड इस बात की चपेट में ना ले ले, ये एक आपके लिए एक डर वाली बात भी हो सकती है। ये बात आ जाती है आपके बदलाव की कि इस बार ये बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखो, बात ये आती है कि एग्ज़ाम डेट है आपकी 17 जनवरी। ठीक है, तो 17 जनवरी के बाद में बात यही आती है कि विज्ञापन फिर कब जारी होगा। मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूँ और जो मेरे से लगातार जुड़े रहते हैं उनको विश्वास भी रहता है और हम पहले से आपको बताते भी रहते हैं कुछ चीज़ें। मैंने 1 साल पहले कहा था जब परी हुआ था, परी से पहले मैंने 1 साल पहले बोल दिया था कि आपका रेट जो परी है ना उसका विज्ञापन 2000 आपका मैंने बताया था कि अंत में जारी होगा। आपका 2025 के अंत में लगभग है वो पात्रता की घोषणा हुई और आपने देखा होगा, देख लेना मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे पात्रता को लेकर, जब विज्ञापन जारी हुआ उससे पहले 3-4 महीने का। तो मैंने बताया वही हुआ। एग्जाम डेट मैंने बोला कि 2025 में होगा, तो आपने देख लिया 2025 में पात्रता हुई। इसके बाद में मैंने बोला था
कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है उसी टाइम बोल दिया था मैंने, और फिर उसके बाद में भी लगातार मैं बताता रहा हूँ कि आपकी जो परीक्षा है ना मुख्य परीक्षा वो 2025 लास्ट या जनवरी में ज़्यादा संभावना है 2026 में, और वही हो रहा है अभी। ठीक है, अब बात ये आती है, देखो जब 5 दिन परीक्षाएं चल रही है, नॉर्मलाइजेशन को लेकर लागू है, वो फॉर्मूला लागू हो सकता है, ये आप थोड़ा ध्यान में कर सकते हो। अब बात ये आती है देखो कि पाठ्यक्रम फिर हम कौन सा पढ़ें, कि भी सिलेबस है वो क्या चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखो जहाँ तक होगा वहाँ तक लेवल 1 और लेवल 2 में आपको इस सिलेबस में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है आपके कि सर हम फिर जीके कौन सा पढ़ें, नया वाला पढ़ें या पुराने वाला पढ़ें। तो मेरी एक सलाह रहती है आप सभी को कि आप जीके जो भी आप पहले पढ़ रहे थे ना वही जीके पढ़ें यहाँ पे, और अंत में जो कुछ भी परिवर्तन होगा, क्योंकि देखो जो जिलों का जो परिसमन वगैरह है ना वो जुलाई के लगभग होने की संभावना है, जुलाई अगस्त के लगभग में। तो तब तक अगर कंप्लीट हुआ तो नए जीके में थोड़ा बहुत माइनर सा परिवर्तन होगा, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, जो आपके 2 पेज 3 पेज में आ जाएगा। बाकी आप कोई भी चीज़ याद करते हो ना तो आप जगह का नाम भी याद करते हो, जिला भी याद करते हो, तो वो ज़्यादा इशू वाली बात नहीं रहेगी। तो आप जो रेगुलर जो जीके पढ़ रहे हो ना वही पढ़ें, किसी के कोई बैकग्राउंड में नहीं आए। ठीक है, ये बात हो जाती है आपके जीके की। इसके अलावा पाठ्यक्रम में आपको लगभग कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई एक आध टॉपिक जुड़ेगा या हटेगा तो वो आप एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी वो का वही आपको सिलेबस है वो L1 L2 का देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है देखो कि परीक्षाएं हैं वो कितने दिन पर हैं, ज़्यादा दिन तो नहीं है। तो देखो लगभग 10 महीने आपके पास में हैं, लगभग 10 महीने आपके पास में, भाई दिन नहीं, 10 महीने आपके पास में है, जिसमें आप बात करते हो लगभग 300 दिनों की आप बात कर लेते हो। देखो 300 दिन एक तरीके से ज़्यादा भी नहीं होते हैं, अगर कोई फ्रेश तैयारी कर रहा है जिसने अभी तक नहीं किया थर्ड ग्रेड की, तो उसके लिए तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी अगर सिलेबस करता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास लेके करता है या फिर ऑफलाइन बोर्ड पे अगर कोचिंग ज्वाइन करता है या फिर कोई भी बुक्स वगैरह लेकर के अगर वो पढ़ने बैठता है ना, तो कम से कम 6 महीने उसको सिलेबस को कवर करने में लगते हैं। उसके बाद में वो रिविज़न करता है, फिर रिविज़न करके वो कुछ टेस्ट वगैरह दे के देखता है या मॉडल टेस्ट निकालता है, तो उसको इतने दिन तो चाहिए ही चाहिए होते हैं। इसके अलावा जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनको क्या ज़्यादा है क्या दिन, तो उनके लिए भी ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है, देखो आपको इसमें फ़ायदा क्या रहा हो रहा है, आप फर्स्ट ग्रेड आराम से दे सकते हो, जो लेवल 2 के बच्चे हैं या जिन्होंने बीएड करके फर्स्ट ग्रेड आप आराम से देख सकते हो, ये बर्डन नहीं है आपके सिर के ऊपर। दूसरी बात, आप सेकंड ग्रेड भी आराम से दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप थर्ड ग्रेड की आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले से थर्ड ग्रेड का पढ़ रखा है, और अब आप आराम से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पेपर दे सकते हो, और उसके बाद में आप थर्ड ग्रेड के भी लग सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सिलेबस भी कवर कर जाओगे। उसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम क्या करें, कि अगर कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ पढ़ें, ठीक है, सेल्फ पढ़ें या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स लें। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है आकर के, और आप सब कन्फ्यूजन में भी रहते हैं, और लगातार मार्केट में वो अलग अलग चीज़ें हैं वो घूमती रहती है, अलग अलग तरीके का कंटेंट रहता है। तो मेरी आपको सलाह है कि जो चीज़ आपको शूट कर रही है, आप जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो रहे हो, कोचिंग का सीधी सी बात ये होती है कि कोचिंग में, सेल्फ में या मेन आप जो ऑनलाइन कोर्स खरीदते हो उनमें फ़र्क क्या रहता है। देखो कभी भी कोई भी आपके लिए अगर कोई कोचिंग सिलेबस करवा रही है या ऑनलाइन कोई भी आप कोर्स कर रहे हो या कहीं पर भी आप किसी का कंटेंट पढ़ रहे हो, तो उनमें देखो एक समानता आपको मिलेगी। जैसे किसी भी सब्जेक्ट के आपके 100% आ रहे ना, तो हर किसी के कंटेंट में से या हर किसी की बुक में से या हर किसी कोचिंग में से आपको 100 प्रश्नों में से 80 के लगभग प्रश्न आपको सभी के नोट्स में से आ जाएंगे। जो नॉर्मल से नॉर्मल टीचर है ना, उसने भी अगर आपको बुक दे रखी है ना, तो उसमें से 100 में से 80% आराम से आ जाएगी। आपने पढ़ा ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन उस बुक को अगर आप उठा के देखोगे आराम से, तो उसमें से मिल जाएंगे आपको इतने। और इसके अलावा एक चीज़ और भी बात आती है कि अब आपको चूज करना है कि इतने प्रश्न तो मिलते ही मिलते, अब डिफरेंस कहाँ रहता है, इन 20 प्रश्नों का रहता है, और इस 20 प्रश्नों के चक्कर में आप अपना सिलेक्शन भी गवा देते हो। देखो आप क्या करते हो, हार्ड पढ़ने के चक्कर में सरल छोड़ देते हो, जो परीक्षा में आ जाता है, फिर आप ना तो सरल कर पाते हो और ना आप क्या कर पाते हो, जो हार्ड या कठिन जो पूछा जाता है वो कर पाते हो। तो पहले इस 80% को तैयार कर लीजिए। अगर आप 80% तैयार कर भी लोगे ना, तो उनमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से 3 आपको आते हुए होंगे, और एक जो आपको नहीं आ रहा है वो क्या कर दोगे, आप उत्तर कर दोगे, तो अनुमान के आधार पे वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो इधर उधर भागने की बजाय जो आप रेगुलर पढ़ रहे थे उसी को बार बार पढ़ें। आप कोचिंग, अगर आपको कंफर्टेबल रहते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप कोचिंग जाएं, वो आपको
गाइड के रूप में काम करेगा। और साथ ही साथ जो बाहर जो बच्चे आपके सहपाठी पढ़ रहे हैं ना, तो उनको भी जो भी वो तैयारी वगैरह करें, वो भी आपके दिमाग में रहेगी कि भी इस प्रकार से बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन में भी रहेंगे साथ साथ में। इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप रेगुलर आप क्लास लेते रहें, आप लगातार नोट्स बना सकते हो, या फिर सेल्फ आप एनसीईआरटी की बुक वगैरह पढ़ें। देखो ठीक है, सीधी सी बात है, एनसीईआरटी आप पढ़ें बुक्स जो भी अगर पढ़ सकते हो तो इससे ज़्यादा बेस्ट नहीं है। या बोर्ड की जो बुक्स है ना, इससे ज़्यादा कोई भी बढ़िया नहीं है। यहीं से आपके क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप तैयारी इस प्रकार से आप कर सकते हो। ज़्यादा दिन नहीं है, देखो शुरुआत के आप अब है ना 5 से 6 महीने आप सिलेबस को कवर करने में लो। आप देखो कि क्या क्या दे रखा है, आप एक जगह इनको एकत्रित कर लो। आप पढ़ने के लिए बैठो एक बार, अच्छे नज़र से आप क्या कर सकते हो, 6 महीने पढ़ सकते हो या नोट्स बना सकते हो। उसके बाद में आप रिवीजन चलते रहना, रिवीजन कई बार आप लगातार कर दोगे। ये बात आती है आपकी रणनीति की। कोचिंग ऑनलाइन या सेल्फ, ये मैंने बता दिया। दूसरी बात, अब बात ये आती है कि आवेदन कब शुरू होंगे। तो आवेदन है ना आपको लगभग देखो अक्टूबर नवंबर में मिलेंगे। आवेदन की प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर में शुरू होगी। ठीक है, आवेदन की जो प्रक्रिया ना, आवेदन कब शुरू होंगे, लगभग अक्टूबर नवंबर में शुरू होंगे। अब फिर बात ये आती है कि विज्ञापन कब आएगा फिर। तो देखो विज्ञापन है ना, विज्ञापन मैंने पहले भी बोला था कि आपका लगभग मैंने बताया था कि अप्रैल मई के लगभग में आ जाएगा। तो देखो इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप बात करते हो ना, तो मात्र 16,000 पद ही खाली हैं थर्ड ग्रेड के अंदर। और अगर पदों की घोषणा हुई तो इतनी पद आपको देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर जो डीपीसी की सरकार बात कर रही है, क्योंकि डीपीसी कर रही है और जो पद स्थापन कर रहा है, ठीक है, सरकार ये हो जाती है, तो उसके बाद में आपको लगभग 30,000 के लगभग भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। 20 से 30,000 मैं ये कहूँगा, ठीक है, ये ज़्यादा सूट करेगा। यहाँ पे आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। अब देखो पहले एक चर्चा हुई थी 7,000 वाली, तो वो केवल L1 के थे, ये आप मान के चलना, वो केवल वित्तीय स्वीकृति L1 की मिली थी, उसमें L2 के पद नहीं थे। तो ये केवल क्या थी, L1 के लिए थी। तो जब भी अगर वैकेंसी बाद में घोषणा हुई ना, जैसे लगभग अप्रैल मई या जून के लगभग भी घोषणा हो, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई, आप तैयारी करें। और आपकी अगर घोषणा होती है जून जुलाई के अंदर लगभग, अगर डीपीसी वाला काम बन जाए, तो आपके पद हैं वो तभी ज़्यादा आ पाएंगी। और अगर अब पहले घोषणा होगी ना, क्योंकि अभी तो एक बार होली वगैरह है, तो अब मेरे ख्याल से नहीं होगी घोषणा वगैरह, अप्रैल या मई में घोषणा हुई तो कम पदों पे हो सकती है और आ सकता है विस्तृत विज्ञापन आ सकता है। हालांकि अगर मई जून में वो क्या करें, सिर्फ घोषणा करें और विस्तृत विज्ञापन बाद में आए, तो आपके अच्छे खासे पद आ जाएंगे। या फिर आप मान के चल सकते हो, देखो कि आपकी भर्ती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप इसको ध्यान में रखकर तैयारी करें, ये आपके पद आ जाएंगे। ठीक है, 20 से 30,000 के लगभग, आप इसको ध्यान में रखकर करें। आपके जो ऑनलाइन आवेदन ना अक्टूबर नवंबर में शुरू होंगे, क्योंकि आपकी जनवरी में एग्जाम है, अक्टूबर नवंबर के लगभग शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर कौन दे पाएगा, ये भी बड़ी बात आती है यहाँ पे। तो जिन्होंने पात्रता रीट जिन्होंने 2022 वाली क्लियर कर रखी है, वो आराम से दे पाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने रीट की कौन सी दे दी, रीट 2025 जिन्होंने दी है, अब जो खुली है 2024-25, ये क्या माने जाएंगे, पात्र माने जाएंगे। लेकिन इसमें भी लॉजिक है कि भी प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जो बीएसटीसी वगैरह जो बीएड वगैरह जो चल रही थी, उनमें क्या मामला है। तो देखो उनमें सीधा सा लॉजिक होता है कि जब आपके आवेदन करवाए जाएं तो आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना, उस टाइम तक आपकी जो डिग्री है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिस रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। ये एक उसमें शर्त होती है। जैसे देखो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 30 नवंबर को कंप्लीट हो, तो 30 नवंबर तक आपका सेकेंड ईयर वगैरह का रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे आप बीएड में हैं या बीएसटीसी में, उनका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, एक रूल होता है जो पिछले वाली भर्ती में था। लेकिन कई बार क्या है कि जब बच्चों की संख्या अधिक होती है और बच्चे कुछ मांग ज़्यादा ही उठा लेते हैं, तो सरकारें क्या कर देती है, उनमें छूट दे करके और उनको कर देती है कि भी आप जब परीक्षा हो ना, तो उस परीक्षा की तिथि जैसे 17 जनवरी है, तो आपका जो परीक्षा परिणाम है ना सेकेंड ईयर का, तो वो 16 जनवरी तक आ जाना चाहिए। इस प्रकार से भी कई बार क्या है घोषणा होती रहती है और लगातार ऐसे हुआ है पहले भी। जैसे पहले कंप्यूटर निर्देशक की एक भर्ती आई थी, उसमें हुआ था कि जिन्होंने पीजीडीसीए या ओ लेवल वगैरह जो बच्चे कर रहे थे, तो उनका परिणाम है वो आ जाना चाहिए परीक्षा तिथि के पहले वाले दिन तक, या परीक्षा तिथि जो आप लग रही है उससे पहले पहले आ जाना चाहिए था। और हुआ भी था, उसमें ऐसे रिजल्ट भी आए थे, वो मान्य भी हुआ था। तो ये छूट भी आपको मिल सकती है, खास करके जो फर्स्ट ईयर वगैरह के जो बच्चे हैं ना, तो उनको अगर आप मांग अच्छे स्तर पर हुई तो ये भी आपको छूट सरकार की तरफ से कई बार दे दी जाती है, और हुआ भी है ये पूर्व में।
ठीक है। लेकिन रूल यही होता है कि अंतिम तिथि होती है ना आवेदन करने की मुख्य परीक्षा के लिए, उससे पहले आपका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। मेन तो वो है। बाकी आपके लिए ये भी मैंने बता दिया कि इस प्रकार से भी आपका रूल होता है। ये हो गई आवेदन करने को लेकर के। इसके अलावा और हम बात करें, पदों की हमने बात कर ली, विज्ञापन की बात कर ली, उसके अलावा हमने ये भी बात कर ली भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू हो सकती है, तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हो ये हमने बता दिया। बाकी कोई भी अपडेट आपके लिए आएगी रीट भर्ती या थर्ड ग्रेड भर्ती से संबंधित है, कोई भी अपडेट अगर आती है वो हमारे चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। साथ ही साथ अच्छा कंटेंट भी हम उपलब्ध करवाते हैं, जैसे हमने पेड पात्रता में उपलब्ध करवाया है और आगे भी हम लगातार है वो तैयारी कर रहे हैं कि हम कंटेंट आपको अच्छा उपलब्ध करवा सकें। तो चैनल पर बने रहना, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना और हो सके इतना इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ध्यान में रखना और इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं लागू ना हो जाए ऐसा भी हमें प्रयास करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।